नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2023 का जो सोशल साइंस SST का जो पेपर हुआ था उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि फिर से स्टेट का एग्ज़ाम 18 मई से शुरू हो चुका है। तो जो भी बिहार स्टेट का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, एक बार ज़रूर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा ताकि एक बेसिक आइडिया लग पाए कि क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं और किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा है। तो जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 18 के बाद, तो उनको एक बार ज़रूर से इस वीडियो को रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर ले तो समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और अभी से भी अगर 3 से 4 दिन 5 दिन अगर कंटिन्यू 1-2 बुक्स को अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से वो बिहार स्टेट का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। अब देखिएगा, आपको दिखेगा कि माध्यमिक सोशल साइंस शिफ्ट 3 का है और जो एग्ज़ाम डेट है वो जो 7/9/2023 को जो हुआ था, ये सोशल साइंस का पेपर है। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। 10 से 12:30 बजे के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस पेपर है। तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का पेपर कैसा था। तो जो पहला क्वेश्चंस है वो क्या है, और एक बात और कि इस पेपर में हम लोग पूरे 150 प्रश्न जो भी हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट पूरे 150 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से एक जैसे सरफेस स्टडी होता है, जो एक बेसिक आइडिया के तौर पर हम लोग लगातार इस क्वेश्चंस को पूरे 100 प्रश्न को देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो था कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड। तो सबको जानते हैं कि वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो ये जो दिशा सूचक यंत्र था जिससे डायरेक्शंस का पता चलता था, ये अरब के जो लोग थे गैलीलियो, उन लोगों से यूरोपियंस ने सीखा था दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इंग्लैंड में स्टाम्प जो एक्ट पारित हुआ था वो 1765 में पारित किया गया था। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग भी डिटेल सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट जो लाया गया था, क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था। अगर आप इसको डिटेल से देखेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? वॉशिंगटन था, बेलेजली था, कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कर्जन था। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त या 31 जुलाई? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था कि प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे? अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास क्लास 9th का NCERT बुक है तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाया गया है। उसमें फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसके पीछे जो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, जो भी कारण थे, ये तीनों कारण, तो उसमें जो प्रथम स्टेट था वो था पादरी वर्ग।
द्वितीय स्टेट में था कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में थे गरीब और अमीर मिला हुआ। तो प्रथम स्टेट पूछा है तो ये पादरी वर्ग। अगर द्वितीय स्टेट पूछेगा तो उसमें आपको बताना है कि कुलीन वर्ग थे, और तृतीय स्टेट में गरीब लोग थे, मजदूर लोग, जिसमें दो कैटेगरी के लोग थे, एक पढ़े लिखे अमीर लोग थे और एक अनपढ़ गरीब लोग थे। और वही जो तृतीय स्टेट के लोग थे, वही तृतीय स्टेट फ्रांस में क्रांति किया था। फिर मीन कैंप किसकी रचना है? ये देखिए, मुसोलिनी का, हिटलर का, बिस्मार्क का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मीन कैंप पुस्तक है, इस पुस्तक को हिटलर ने लिखा है। ये 9th क्लास का बुक में आपको, हिस्ट्री का बुक में मिल जाएगा। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो समाजवाद का ये विरोधी रहा है नाजी। ओके, सोशलिज्म का ये अगेंस्ट में हमेशा बात किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम नागासाकी पर, और पहला एटम बम हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था। तो जब पहला पूछे तो पहला हो जाएगा आपका हिरोशिमा, और जब दूसरा पूछे तो नागासाकी पर। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये पूछा गया। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। 1902, 1907 ऑप्शन था, लेकिन 1905 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 1914 से 1918 के बीच 4 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो झारखंड का जो बिरसा मुंडा थे, ये ब्रिटिश जो ईसाई मिशनरी के लोग जो प्रचार करने आए थे, उन लोगों पर हमला कब किया था? तो 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को इन्होंने ये हमला किया था। अंगूर की खेती क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो ये अंगूरोत्पादन, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। धान को और किस नाम से जाना जाता है? तो धान को चावल के नाम से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और मिस्र। तो सबसे ज़्यादा जो धान का खेती होता है अभी, वो चीन में होता है। तो ऑप्शन इसका चीन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का चैप्टर 1, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग का प्रैक्टिसेस बहुत अधिक देखने को मिलता है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। अब कौन सा फसल है जिसकी खेती के लिए लगभग 1 वर्ष लगता है? तो चावल हम लोग जानते हैं कि 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाता है, मक्का भी 2 से 3 महीना में हो जाता है, बाजरा भी 3 महीना के आसपास। लेकिन जो गन्ना है वो 1 साल पूरे समय लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गन्ना है। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में जाना जाता है। रेशम उत्पादन और तो देखना नहीं है, जलीय कृषि तो वो नहीं संबंधित है। मधुमक्खी पालन अलग है, मछली पालन अलग है। तो रेशम के धागे का रेशम उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल, तो ये जो वृक्षारोपण होता है ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में किया जाता है। और ये भी आप देखेंगे तो 10th क्लास का ज्योग्राफी का ही फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार 2001 में, याद रखना है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या सचिवालय? तो जो इसका सचिवालय होता है, उसी सचिवालय का प्रमुख अंग होता है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से
अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? राष्ट्र संघ के विचार के लिए, यानी नेशन स्टेट के जो थॉट था इसके लिए कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका के लिए जिम्मेवार थे? विलियम मैकिनले, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, केल्विन कूलिज। तो जो वुडरो विल्सन थे ये राष्ट्र संघ के विचार के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जा रही, तो इसमें 21 इसके सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, या सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए? तो जो रॉलेट एक्ट था ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, और जो भी भारत के क्रांतिकारी लोग थे जो अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का विरोध करके क्रांति कर रहे थे, उन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसके लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। अब थोड़ा सा आप लोग को ये भी देखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के किस स्थान पे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, इन सभी बिंदुओं को थोड़ा सा देखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और ये 1919 की घटना थी, जिस समय लोग बैसाखी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, और उसी समय जनरल डायर के द्वारा वो गोली चलाने का आदेश दिया गया था। तो उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 में लखनऊ में किया गया था, ठीक है, किसान सभा का गठन। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? तो राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में। तो औद्योगिक क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्योगों से जो भी प्रोडक्शन किए जा रहे थे वो जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ रहा था उस रेशियो में नहीं था। तो उत्पादन प्रणाली में जो प्रोडक्शन सिस्टम था उसमें इंक्रीमेंट लाना इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें देखिए 10 जनवरी तो सब ठीक है। अब 10 जनवरी सभी ऑप्शंस में है। 1862, 1863, 1864, 1865 कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया है। तो 10 जनवरी 1863 को पहला अंडरग्राउंड रेल लंदन में शुरू हुआ था। अब इससे रिलेटेड अगर पूछा है तो आप भारत में पहला रेल कब शुरू हुआ था और कहाँ से कहाँ किसके बीच कितनी दूरी चली, ये भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुत्र, अजीमाबाद। तो ये तीनों पटना का प्राचीन नाम था। उपरोक्त तीनों सही है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से शुरू हुआ था? यानी वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो कब हुआ था? तो 1929 में, 1929 में ये पूरे वैश्विक स्तर पर आया था। पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशंस था वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तो उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए अमेरिका इस जिम्मेवारी को उठाता है और यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से सही करने का काम करता है। अब यहाँ पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं उसको भी एक बार देख लीजिएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने या फ्रांसीसियों ने। तो ये जो प्रिंट कल्चर है ये क्लास 10th का हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। तो उसमें स्पष्ट आप देखिएगा मेंशन किया हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में लाया था,
ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 5, 6, 7, 8। तो जो भारत का स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को छूती है, ठीक है। अब इन 7 देशों में सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो कौन सा देश का भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, सबसे उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर आपको अफ़गानिस्तान मिल जाएगा, फिर चीन मिल जाएगा, उसके बाद आपको नेपाल मिल जाएगा, फिर भूटान मिल जाएगा, म्यांमार मिल जाएगा और बांग्लादेश मिल जाएगा। तो जो स्थलीय सीमा भारत का सबसे लंबा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो ये भी थोड़ा सा एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न इसी के आसपास रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं? भारत, नेपाल, मालदीव या चीन? तो जो सार्क के सदस्य देश हैं उसमें से चीन शामिल नहीं है। फिर से कहेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसका उद्देश्य क्या था, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर 150 प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 36, गिलगित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है गिलगित। जो गिलगित बाल्टिस्तान है पाकिस्तान के आसपास, वहाँ सिंधु नदी प्रवेश करती है, गुजरती है उस क्षेत्र से, और वो सिंधु नदी के द्वारा जो गॉर्ज का निर्माण किया गया है, जो गहरी खाई बनाई गई है, वो गिलगित गॉर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। अब ये सांभर झील कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? तो ये आपका राजस्थान में है सांभर झील, जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी। तो जो नर्मदा और एक ताप्ती नदी, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है, बहती है पश्चिम की तरफ, यानी नर्मदा और ताप्ती का जो जल है वो अरब सागर में विसर्जित होता है। तो नर्मदा इसमें ऑप्शंस दिया है, इसलिए नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? रोजवुड, सिनकोना, आबनूस, गहतत। तो ये गहतत जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। बाकी आबनूस है, रोजवुड है, सिनकोना है, चीड़ है, देवदार है, ये सभी वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया, वो आपका हरियाणा में देखने को मिलता है, और सबसे जो ज़्यादा है वो आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है अभी 2023 में, उस फॉरेस्ट रिपोर्ट को एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि जो भी स्टेट में फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है या डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, उससे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41, जंगली बकरी यानी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो जो जंगली बकरी है ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये मैंग्रोव यानी दलदली क्षेत्र में नहीं, पतझड़ क्षेत्र में नहीं, सदाबहार क्षेत्र में नहीं, ये पर्वतीय वन, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन क्षेत्रों में आइबैक्स जो है वो पाई जाती है, जो कि एक जंगली बकरी है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो जितने भी एशियाई देश हैं उनमें से बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। ठीक है, 11,000 से भी ऊपर जनसंख्या घनत्व है यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका बिहार में। बिहार का अगर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, ये पूछा है। तो जो श्रीलंका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है पिदुरताल गाला। ठीक है, ये तमिल में इसका नाम है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है, यानी कौन सी राज्य का सीमा रेखा बांग्लादेश से नहीं टच करती। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर। तो इसमें जो मणिपुर है वो आपका बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे टच नहीं करता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये तो बच्चा से लोग पढ़ते आ रहे हैं। मापनी में जो हर होता है, हर व्यक्त करता है क्या? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, या दोनों? तो हमेशा जो हर होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर। तो ऊपर जो होता है वो मानचित्र की दूरी और नीचे जो है वो धरातल की दूरी। जो हर है वो धरातल की दूरी दिखाता है और जो अंश है वो मानचित्र की दूरी दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी का दर्शाया जा सकता है? रेखीय मापनी, आरेखीय मापनी, प्रतिनिधि भिन्न या तुलनात्मक मापनी? तो जो किलोमीटर है और जो मील है दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अगर स्केल का यूज़ करेंगे तो हम किलोमीटर और मील दोनों डिस्टेंस को आसानी से हम किसी भी मैप पर दिखा सकते हैं। तो ये तुलनात्मक मापनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? अंश हमेशा क्या होता है? हमेशा एक होता है। हर चेंज होता है लेकिन अंश हमेशा एक ही होता है। जो RF होता है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, जो मैप का स्केल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो अंश होता है, अंश का वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? क्लास 10th का जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, संसाधन एवं विकास चैप्टर, उस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में हम लोग। अब समाप्यता के आधार पर अलग अलग प्रकार में संसाधन का बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर अलग बांटा गया है, फिर विकास के स्तर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो जैविक और अजैविक संसाधन का वर्गीकरण किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। अब फिर देखिए वही 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है ज्योग्राफी से। वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा के लिए निर्धारण की गई है। तो ऐसे विकसित संसाधन डेवलप्ड रिसोर्स कहलाएंगे। विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो ऐसा रिसोर्स किसी क्षेत्र में जो पाया जाता है तो सबसे पहले उस रिसोर्स का सर्वे किया जाता है और सर्वेक्षण करके उसको हम लोग लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद उसका हम लोग एक मैप तैयार करते हैं और मैप तैयार करने के बाद हम लोग उसका मेज़रमेंट करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी का। तो जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में, संसाधनों का जो नियोजन है उसके कुछ स्टेप्स हैं, सोपान है, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। तो उसी में से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है। तो विकसित संसाधन कहलाएंगे जिसका अभी तक सर्वेक्षण यानी सर्वे का काम हो चुका है, उसका लिस्टिंग हो चुका है, उसका मैपिंग हो चुका है, उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का वो निर्धारण हो चुका है। ऐसा संसाधन विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान राज्य सौर और किस ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधन की कमी है? ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यहाँ जो राजस्थान है, यहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यहाँ बहुत अच्छा तरीक़ा से पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जल की कमी है, पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th से ही लिया गया है। भूमि जो एक या एक से कम वर्ष की कृषि के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ बोला है भूमि जो एक या एक वर्ष से कम, एक वर्ष से कम अगर किसी खेत पर कृषि कार्य नहीं हुआ है तो वह ज़मीन वर्तमान प्रतिभूमि कहलाएगी। ठीक है। और 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच यानी 1 साल से 5 साल के बीच अगर किसी ज़मीन पर कृषि नहीं की गई है, 1 से 5 वर्ष के बीच, तो ऐसे कृषि को हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है। 1 साल से कम अगर किसी खेत पर कृषि कार्य नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है,
तो वह वर्तमान प्रतिभूमि। और 1 से 5 वर्ष के बीच अगर किसी खेत में कृषि कार्य नहीं हुआ तो वो कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाता है। और अगर किसी यहाँ अभी हम जो बताया कि 1 से 5 वर्ष के बीच अगर किसी खेत पर कृषि कार्य नहीं होता है तो ये भूमि कहलाएगी पुरातन प्रतिभूमि। क्या? पुरातन। और अगर 5 वर्ष से अधिक किसी खेत में कृषि कार्य नहीं होता है तब वो कहलाएगा आपका कृषि योग्य बंजर भूमि। ओके, यहाँ एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर किसी खेत में 1 साल से कम कृषि हुआ है, नहीं हुआ है, तो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाएगा। और अगर किसी खेत में 1 से 5 वर्ष के बीच खेती नहीं हुआ है तो वह भूमि पुरातन प्रतिभूमि कहलाएगी। और अगर किसी भूमि पर 5 वर्ष से अधिक से खेती नहीं हुई है तो वह खेत कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाएगी। ये क्लास 10th में जो लैंड यूज एक टॉपिक है उससे क्वेश्चंस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96% भाग समुद्र या महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% भाग मीठे जल के रूप में मौजूद है। ये इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट होगा। भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है। भारत में ताज़े पानी का मुख्य स्रोत यही है। पानी की कमी क्या है? अब जो वाटर स्कार्सिटी है ये किसको कहेंगे? तो वाटर स्कार्सिटी के लिए कुछ डेफिनेशंस दिया गया है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी के रूप में, या फिर पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी। तो समुद्री पानी की नहीं बल्कि उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी को ही हम पानी की कमी कहेंगे। ठीक है, समुद्री पानी का तो उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो जो ताज़ा जल है, जो फ्रेश वाटर है, अगर उसका आपूर्ति नहीं हो पाता है तब हम लोग कहेंगे कि पानी की कमी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, वे तेज़ी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनका निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसके लिए सेकंड और थर्ड, वे तेज़ी से घट रहे इसलिए इसकी संरक्षण की आवश्यकता है, और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो जो ऑप्शंस दिया गया है वो है कर्नाटक, लेकिन कर्नाटक के अलावे आपका छत्तीसगढ़ में भी जो आयरन ओर है उसका माइनिंग किया जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भाग में? 4 भाग में जंगलों को क्लासिफिकेशन किया गया है, फॉरेस्ट को। ठीक है, तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन को देख लीजिएगा कि कौन कौन से 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, यानी मैंग्रोव वनस्पति जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसका सबसे ज़्यादा हमको एक्सटेंशन कहाँ मिलता है? तो सुंदरवन का जो क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र, उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये पूछ लिया है, तो बहुत इजी है, मोर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इजी क्वेश्चन है, 1973। ये भी क्लास 10th का वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया, वन्यजीव प्राणी से। 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो उद्योग है ये कृषि पर आश्रित नहीं है, क्योंकि इसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए था वो चूना पत्थर चाहिए, और चूना पत्थर की कोई खेती नहीं होती है। बाकी जूट के लिए, चीनी के लिए, सूती वस्त्र के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कृषि पर डिपेंडेंट है।
हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता और हावड़ा का जो रीजन है, इसी क्षेत्र में जो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है उसका प्रमुख सेंटर है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो ये घाटशिला में है, जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ये भी जो एग्रीकल्चर चैप्टर है आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का, उससे लिया गया है। इसमें परिवहन का मार्ग नहीं है, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, पर्वत शिखर कोई परिवहन का मार्ग नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं? वन, नदी, नगर या मिट्टी? तो नगर ये कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, ये मानव द्वारा बसाया गया क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 69, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 यानी 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है। अब जनसंख्या घनत्व का जो कैलकुलेशन होता है वो प्रति स्क्वायर किलोमीटर के तौर पे किया जाता है, यानी 100 मीटर इधर, 100 मीटर चारों तरफ का जो एरिया हो, ठीक है, इस तरफ भी 100 किलोमीटर 100 मीटर हो, इस तरफ भी 100 मीटर हो, चारों तरफ का जो एरिया होता है, इससे हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत, ये क्लास 10th से ही पूछा गया है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन, और वो पहला चैप्टर से ही पूछा गया है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का जो सॉइल जो डिग्रेडेशन है उसका मेन काउजेस पूछ रहा है। अति सिंचाई, अतिचारण, गहन खेती, वनोन्मूलन। तो आप देखिएगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसका जो मेन कॉज है, मेन कारण है, वो ओवर इरिगेशन है, अति सिंचाई है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि उसी में जो क्लास 10th का ज्योग्राफी है उसमें पूछ लिया जाता है कि खनन के कारण भारत के किन राज्यों में मिट्टी का निम्नीकरण हुआ है? तो माइनिंग, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ माइनिंग ज़्यादा होता है और उसी से सॉइल डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ है। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है खनन। इसके बाद पूछा गया था पशुचारण से, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में मिट्टी का जो निम्नीकरण हुआ है वो अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण हुआ है। ये भी क्लास 10th में लिखा है फर्स्ट चैप्टर में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक जो पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा है। अति जल दोहन, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करने से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? अब इसमें ऑप्शंस कुछ गलत लग रहा है, यहाँ केवल 7% लिखा है, जबकि 7% नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7% नहीं होना चाहिए। एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 जारी हुआ था उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि पश्चिमी भाग में स्थित है। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया था? ये बिहार में किया गया था। ठीक है, दलितों से अलग करके एक महादलित जो संगठन बनाया गया था वो बिहार का है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो क्लास 10th है उसमें देखिएगा कि इसी तरह यंग इंडिया जैसे महात्मा गांधी है, उसी तरह यंग इटली और यंग यूरोप है। ये भी पुस्तक लिखी गई है जो कि जूसेप्पे मैत्सनी के द्वारा लिखा गया है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो चीन में है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। कहने को वहाँ लोकतंत्र है लेकिन वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है। ठीक है, जो चीन में रूलिंग पार्टीज है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत में संप्रभु कौन है?
तो भारत की जनता है संप्रभु, ठीक है, इसमें भारत की जनता को सब कुछ माना गया है, सर्वे सर्वा माना गया है। मतदाता की आयु कितनी है, यानी वयस्क मताधिकार जो मिलता है वो कितने वर्ष की आयु में, तो 18 वर्ष की आयु में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा कि भारत के संविधान में जो जो बातें कही गई हैं उन बातों को किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार ये जो अमेरिका देश है इस देश के संविधान से लिया गया है। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो अपना प्यारा भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्लास 6-7 में है हिस्ट्री का। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुसूची है, ठीक है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जनसंख्या उस क्षेत्र को वैसा ही जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उसके आधार पर बांटा गया है। तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का बांटा गया है। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है, तो 5 वर्ष में एक बार होता है, ठीक। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। इजी क्वेश्चन है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, ये बिहार था। ओके, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अभी एक महिलाओं के आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत कितनी है, तो 34 है। इजी क्वेश्चन था। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी के सभी सदस्य आपस में एक अपने दल की नेता चुनते हैं और वो दल का नेता ही उस पार्टी का नेतृत्व करता है जो प्रधानमंत्री बनता है। प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, तो 2002 में, ठीक है। जो प्राइमरी एजुकेशन था इसको मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है, तो सामाजिक विखंडन का जो सामना करना पड़ा है ये यूगोस्लाविया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, रूस से टूट के बना है यूगोस्लाविया। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब दिया गया, तो 1928 में। ये भी क्लास 10th या 9th का हिस्ट्री से ये क्वेश्चंस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, विविधता में एकता, ये सही है। सर्वधर्म समभाव, ये भी ठीक है। विविधता में सामंजस्य का भाव ना, ये नहीं करता। तो विविधता में सामंजस्य का अभाव नहीं, प्रभाव रहता तो ठीक था, अभाव है तो ये मजबूत नहीं करता लोकतंत्र को। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। क्लास 7 के हिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, उत्तराखंड से। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, निर्वाचन आयोग में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। तो किसी भी आंदोलन को भड़काने का काम राजनीतिक दल का नहीं है। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार भारत में कब लागू किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, ये निर्वाचन आयोग करता है, क्योंकि निष्पक्ष और जो निष्पक्ष चुनाव करने का जो जिम्मेवारी होता है वो राज्य के या देश के जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। तो आचार संहिता का जो घोषणा होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लोगों के बीच टकराव का अभाव, नहीं टकराव तो होता है। आर्थिक असमानता का अभाव, ये भी होता है। निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना,
ठीक है, ये ठीक है। सामाजिक असमानता का अंत, ये भी, लेकिन यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो निर्णय लेने में देरी होती है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसमें, लेकिन सही निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा होती है। हाँ, ये हम 100% नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक देश में जो भी निर्णय लेने लिए जाएं वो सही ही हो, लेकिन अधिकांश ये संभावना होती है कि जो निर्णय लिए जाएं वो सही होंगे। क्यों? तो इसके पीछे तर्क दिया गया है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ये डिसीजन नहीं करता है कि कौन सा नियम सही या गलत। उसके लिए विधिवत तरीके से चर्चाएं होती हैं, लोगों के बीच वाद विवाद होता है संसद में, पक्ष विपक्ष में, तब जाकर उस पर मुहर लगता है। तो ये संभावना व्यक्त किया जाता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें भले ही थोड़ा देरी हो, लेकिन ये संभावना बहुत कम होती है कि वो गलत होगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो निर्णय में देरी के कारण नहीं, राष्ट्रीय भावना का अभाव के कारण नहीं, राजनीतिक चेतना का अभाव के कारण, या जनमत पर आधारित। तो किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? राजनीतिक चेतना का अभाव, ये इसमें करेक्ट माना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आखिर बोल रहा है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन किस आधार पर कहते हैं? तो जनता के मत पर यह आधारित होता है, इसलिए सबसे अच्छा शासन है। राजनीतिक चेतना का अभाव के बदौलत नहीं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जनमत आधारित होना चाहिए, यानी जनता के जो मत है उसके आधार पर कोई भी निर्णय होता है, या कोई भी सरकार बनाई जाती है या सरकार का गठन होता है। 99 गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है। आप अपने लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। विश्व में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर होता है? तो निर्वाचन आयोग के पर होता है। भारत में जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया है, ये निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से होगा या नहीं। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस होता है शुरू, वो टीचिंग स्किल्स का, शिक्षण कौशल का। शिक्षण के स्तंभ है पाठ्य पुस्तक, अनुदेश, आंकन सभी, आकलन सभी। तो सिलेबस हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया और असेसमेंट हो गया, ये सभी स्तंभ है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। शिक्षण का परिणाम है व्यवहार में परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं तो फिर शिक्षण का कोई अर्थ नहीं। तो शिक्षण का अर्थ, सीधा सा अर्थ है कि व्यवहार में परिवर्तन होना। 5E मॉडल आधारित है। तो ये जो 5E मॉडल है ये आधारित है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, ठीक है। अब इसमें 5E स्टैंड फोर्स, अब ये क्या 5E मॉडल क्या कहता है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, किसने दिया, कब दिया, ठीक। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है? विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षकों के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, कोई भी नहीं। तो विषय वस्तु की पहचान के लिए विद्यालय का लक्ष्य और उद्देश्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम की व्यवस्था क्या है? एक वर्गीकरण व्यवस्था, ये क्लासिफिकेशन क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी देख लीजिएगा, इसमें फिर संशोधन किया गया था। तो पहले क्या था और जो संशोधित वर्गीकरण क्या हुआ उसको भी देख लीजिएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी। लर्निंग बाय डूइंग, ये कौन दिया है? बहुत इजी क्वेश्चन, जॉन डीवी, ठीक है। ये सीटेट में पूछा जाता है। निगमन विधि की क्या खामी है? तो उसमें तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त होता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर सुधारने के लिए ये नहीं है। रटने को बढ़ावा देता है, ये भी कमी है। भूलने की प्रवृत्ति होता है, ये भी। तो उपरोक्त सभी निगमन विधि की खामी है। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा? जो कार्यभार है, जो वर्कलोड है, वो बहुत महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में। ये किसने कहा? तो ये कहा डगलस ने, ठीक। पाठ योजना एक प्रक्रिया है, अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण रणनीति आयोजन करने की, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए या टीचिंग के लिए, तो ये जो
अध्ययन होगा, यानी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम लोग पहले से प्लान करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। विषय के क्रिया नियोजन के लिए हम कौन सा चैप्टर कितना एक दिन में पढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। शिक्षण कार्य नीति नियोजन के लिए, यानी हम कौन सा टेक्निक यूज़ करके आज बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, ये जो लेसन प्लान का उद्देश्य होता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव। हर्बर्ट अधिगम के एक चरण है, विभेदन, वर्गीकरण, संबंध या दिशा निर्देश। तो हर्बर्ट जो है वो अधिगम का एक संबंध चरण है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल, उपरोक्त सभी। तो जो माइक्रो टीचिंग है, शिक्षण लिख दिया है, यहाँ शिक्षण होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है ये टीचिंग स्किल पर आधारित होता है। इसमें ये सिखाया जाता है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि कौन से मेथड्स का उपयोग हम कौन सा सब्जेक्ट में करें। क्या एक ही सब्जेक्ट में हम सारा मेथड यूज़ करें टीचिंग का? नहीं। तो वो जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो टीचिंग स्किल है, जो शिक्षण कौशल है वो कैसा होना चाहिए, ठीक। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक या कोई नहीं? तो अनुदेशन से आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों के प्रोत्साहन के लिए या अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए। तो छात्रों को, यानी जो स्टूडेंट्स है उसमें मोटिवेशन के लिए और उसमें इंटरेस्ट के लिए जो रीइंफोर्समेंट जो स्किल है उसका उपयोग किया जाता है। कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए प्राकृतिक तत्व पर, न कि कृत्रिम तत्व पर। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है छात्रों की। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो उसको और अच्छे से बनाने का जो रोल होता है वो छात्रों का सबसे ज़्यादा होता है। पाठ्यपुस्तक का महत्व है छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बहुत बढ़िया। बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, ये भी। पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार है, तो ये सभी एक सिलेबस का, करिकुलम का इम्पोर्टेंस है। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तिगत विकास में या शैक्षिक? तो ये शैक्षिक विकास में भूमिका निभाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वासी। शिक्षक को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के क्या आवश्यक है? तो एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, यानी जो डेडिकेशन होता है टीचिंग के प्रति, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 120। एक शिक्षक द्वारा जो कि 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रचनावाद या आलोचनात्मक सोच, या ए और बी दोनों? तो यहाँ ऑप्शन सफल हो गया है। तो जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो, और क्रिटिसिज्म जो आलोचनात्मक सोच है वो भी होना चाहिए। जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी का, तब तक आप तर्क करना नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण है। तो ये जो उपलब्धि परीक्षण है ये मानव निर्मित शिक्षक निर्मित परीक्षण है, जो हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। बच्चा फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तो ये शिक्षक निर्मित परीक्षण है, टीचर के द्वारा बनाया गया है। इकाई परीक्षा क्या है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, एक यूनिट टेस्ट, ठीक है। निर्धारण मापनी क्या है? तो निर्धारण मापनी एक गुणात्मक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 124। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ये रुचि विकास। हमारा इंटरेस्ट किस में है? ये हमारा करिकुलम का पार्ट नहीं है। मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये रिलेटेड है हमारा करिकुलम से। पाठ्य चर्चा किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज की संस्कृति को। वेरी गुड। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण या मूर्त? तो अवधारणा निर्माण यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो कॉन्क्रीट है, जो मूर्त है, वो तत्व शामिल नहीं होता है। सीखने का पठार है
अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, उपरोक्त सभी। तो सीखने का पठार का मतलब होता है कि अधिगम में उन्नति नहीं। जो पठार वर्ड बोला गया है, जैसे लोग सीखते जाता है तो उसमें विकास होते जाता है, लेकिन बोला है पठार, तो ये पठार हो जाता है, यानी अब ये सीखने में उन्नति नहीं है। अब ये यहाँ तक गया, फिर ये फ्लैट हो गया, यानी जो लेवल है लर्निंग का लेवल, वो अब उन्नति नहीं कर रहा है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करके सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह, अधिग्रहण। तो जो अभिग्रहण है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। बाकी कुछ नया करके सीखने का तरीका, क्रियात्मक अवस्था, फिर कुछ प्रवाह, ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण। रेडियो एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है, तो ये श्रव्य सामग्री, क्योंकि इससे केवल हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और जिसमें हम लोग केवल देख सकते हैं वो दृश्य हो जाएगा, जिसको केवल सुन सकते हैं वो श्रव्य सामग्री, और जिसको देख और सुन दोनों सकते हैं वो दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है। अच्छी पाठ्य पुस्तक है श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री। तो जो पाठ्य पुस्तक की बात की गई है, जो दृश्य सामग्री है वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आएगा, हम लोग केवल उसको देख के पढ़ सकते हैं। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो अहमदुल्लाह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, दोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का? तो नीलगिरी का भाग है ये दोडा बेटा, सबसे ऊंची चोटी। निर्यात आय में कृषि का योगदान कितना है? 10%। ये करंट अफेयर का है। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो ये महान के खिलाफ लड़ा था। ठीक। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री एक्सप्रेस और जो बंधन एक्सप्रेस है वो चलती हैं। DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट हैं। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है? नहीं, प्लास्टिक कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जलने पर इससे धुआं का उत्पादन होता है, ठीक है। यह अधिक समय तक रहता है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे खाद नहीं बनाया जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है कृषि। कृषि के कारण ही आज बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु के प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने में वृद्धि देखी गई है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने में वृद्धि देखी गई। ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि देखने को मिला है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में नहीं देखने को मिला, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों में संबंधित है? तो ये विलुप्त कैटेगरी में, लुप्त प्राय कैटेगरी में शामिल है काला हिरन। अब यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा सा अब इसको साइलेंटली हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्वेश्चंस देखते जाइएगा और इसका ऑप्शंस देख लीजिएगा करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ 145 डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 146। अब ये देखिए हिंदी से क्वेश्चन आया है। मूली जड़ से संबंधित है, तो गुलाब फूल से संबंधित है। वह शब्द जो चुने जो बाकी से अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट, आवरण। तो आवरण अलग है। 8, 12, 9, 13, 10, 14, तो 11, 15 होगा।
अब ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी है, आप इसको देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और ये है आपका अंतिम प्रश्न 150वां। एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और आप आंख बंद करके 9th और 10th का एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का किताब पढ़ लीजिए, स्टेट पास हो जाइएगा। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं किया हूँ, फिर भी लगभग 55-56 मिनट के आसपास का वीडियो तो बन ही गया है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी बिहार टेट की तैयारी कर रहे थे या जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन तक एक बार ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक, फिर हम एक नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।